provider of power solutions. The most advanced genset is also the most eco-friendly genset. घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। इराक पर अमेरिकी हमले का 10वां दिन, और 10 दिन में जिस तरह से अगर पहले दिन पे नजर डालें तो पहले दिन जब लड़ाई शुरू हुई थी, बगदाद शहर की लाइटें जल रही थी, अमेरिकन लगातार बिना रुके बिना रोक टोक के हमला कर रहे थे और एक उत्सव का माहौल था। सीएन बीबीसी लगातार दिखा रहे थे कि किस तरह से गठबंधन की सेनाएं बहादुरी के साथ बगदाद शहर तक पहुंच रही है। कोई रोक टोक नहीं है। सद्दाम हुसैन का सन्नाटा साफ नजर आ रहा था, लेकिन 10वें दिन सद्दाम हुसैन का टाहस, सद्दाम हुसैन की रणनीति, सद्दाम हुसैन की कूटनीति साफ साफ नजर आ रही है। लड़ाई कठिन हो गई है। 10वें दिन में ये सवाल उठ रहा है कि लड़ाई अब 15 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, बल्कि 2 महीने भी चल सकती है, 6 महीने भी चल सकती है। और अगर न्यूज वीक की कवर स्टोरी का एक हेडलाइन हम जो कि बाद में दिखाएंगे, अगर उसको सिर्फ मैं अभी जिक्र कर दूं, ए बैड रीमेक ऑफ वियतनाम, यानी कि मीडिया ने इसको अपनी तरह से विश्लेषण करना शुरू कर दिया है। 10वें दिन का विश्लेषण करेंगे हम इराक पर अमेरिकी हमले का। हमारे बीच में मेहमान हैं, भरत वर्मा जी हैं, मैं आपका परिचय करा दूं। भरत जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में कमर आगा साहब हैं जो कि इराकी मामलों के विशेषज्ञ हैं। कमर साहब, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और प्रवीण साहनी हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। प्रवीण जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। इससे पहले कि हम लोग बातचीत का सिलसिला शुरू करें, मैं आज की घटनाओं पे दर्शकों को बता दूं कि आज पूरे दिन में क्या क्या हुआ है और किस तरह से घड़ी चली है युद्ध की, ताकि एक नजरिया देखने को मिल जाए हम ग्राफिक की मदद से। देखिए, हम लोग 0045 की ग्रीनविच मीन टाइम, ये 0045 है, यानी कि 5.5 घंटे हम लोग आगे हैं, उसको जोड़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इराक में युद्ध के मद्देनजर 83 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर या 32 मिलियन पाउंड की राहत संयुक्त राष्ट्र को देने की घोषणा की। 0135 अमेरिकी प्रवक्ता ने बताया कि इराकी सूचना प्रसारण मंत्रालय टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से लक्ष्य बनाया गया। 0140 अमेरिकी हवाई बेड़ों ने बसरा शहर में 200 सद्दाम समर्थित सैनिकों की इमारत को तहस नहस किया। 0200 खबर है कि अमेरिकी हवाई हमले ने यमन में अमेरिकी रुचि और अपने नागरिकों को गल्फ क्षेत्र छोड़ने की राय दी। और अगर हम देखें 0400 गठबंधन सेनाओं द्वारा बगदाद पर फिर से हवाई बमबारी की। 0455 राइटर के अनुसार बगदाद कूच करने से पहले संभवतः 4-5 दिन का अस्थायी युद्ध विराम। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। रॉयटर के अनुसार बगदाद कूच करने से पहले संभवतः 4-5 दिन का अस्थायी युद्ध विराम। हालांकि पेंटागन और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कतर से इसका खंडन किया है। 0530 इराकी प्रतिरोध के मद्देनजर अमेरिकी सेनाओं ने नसीरिया के दक्षिण क्षेत्र में गोलीबारी की। 0730 अमेरिकी सैनिक अधिकारियों ने इस बात का खंडन किया कि सैनिक कार्रवाई को अस्थायी रूप से लागू किया गया है। और 0750 अमेरिकी रक्षा अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि मध्य रात्रि में 4 से 5 ब्रिटिश सैनिक बसरा में पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए हैं। 0815 ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने बताया कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि उनके सैनिक बसरा शहर में पकड़े गए। 0930 अमेरिकी सैनिक प्रवक्ता ने बताया कि मध्य इराक के नजफ शहर के नजदीक एक आत्मघाती बम द्वारा 5 अमेरिकी सैनिकों की हत्या हुई। और 1020 यानी कि 10:20 पे इराकी सूचना एवं प्रसारण मंत्री मोहम्मद सईद अल साफ ने आरोप लगाया कि गठबंधन सेनाओं ने पिछले 24 घंटों में 140 लोगों की हत्या कर दी है। साथ ही साथ इस आरोप का खंडन किया है कि इराकी सैनिक एक आम नागरिक की तरह घूम रहे हैं। लड़ाई का नजरिया बिल्कुल आपके सामने है, नक्शा खिंचा हुआ है। प्रवीण साहनी बताएंगे 10वें दिन पे उनकी क्या राय है। प्रवीण, देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही जल्दबाजी है। अगर आप कहें कि ये दूसरा वियतनाम बनने जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी है। फॉर द सिंपल रीज़न,
बगदाद एक एरिया के अंदर है। जी हम नहीं कह रहे, नहीं ये तो नहीं, न्यूज़वीक नहीं, मैगजीन ये कह रही कई है। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं इसको। जी। ये मेरे हिसाब से बहुत ही गलत कंक्लूजन होगा, फॉर द सिंपल रीजन कि बगदाद एक एरिया के अंदर है और जो न्यूज़वीक की बात छोड़ देते नहीं, हैं, नहीं, लेट्स कम ये- टू द 10th डे। अच्छा, उसके 10th बाद में जी, आते हैं। 10th डे की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑपरेशनल पॉज हुआ है। देखिए ये पॉज नहीं है, वो ऑपरेशनल पॉज है। उसकी जरूरत यूं पड़ती है कि 3-4 चीजें उनको करनी पड़ रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो उनको एडिशनल फोर्सेज वो ला रहे हैं, जी करीबन 1,20,000 के आसपास। 3,70,000 के करीब टोटल फौज हो जाएगी। हाँ, जो- अभी 1,00,000 सवा लाख फौज लानी है उनको। जी। उनकी 4 डे वानी है, उनकी 1 डे वानी है, ये इनको उन्होंने लगाना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नजफ के एरिया के अंदर और ऊपर नॉर्थ इराक के अंदर वहां पे एयर स्ट्रिप्स बना रहे हैं। वो एयर स्ट्रिप्स चाहिए जिससे कि ये जो लंबी लॉजिस्टिक लाइन है उसको आप सीधा कार्गो प्लेन से लाके उसको आप काम कर सकते हैं, उसकी जरूरत है। तो इन चीजों के कारण, एंड तीसरा इन एनी केस आप रीग्रुपिंग करेंगे, आप सोचेंगे आगे क्या करना है, तो इसलिए ये एक ऑपरेशनल पॉज है। ये शायद सबसे जरूरी खबर है अभी की। कम 10वां दिन, लेट्स कम फिक्स इट टू 10th डे ओनली। 10वें दिन में अमेरिकन ने बहुत ज़्यादा एडवांसेस नहीं किए हैं। जी लड़ाई उन तमाम जगहों पे चल रही है जहां कल और परसों भी चल रही थी। किसी शहर को अपने कब्जे में, नए शहर को नहीं ले पाए हैं। ज़्यादातर शहरों में बल्कि बसरा में तो उसी तरह पानी और बिजली की प्रॉब्लम चल रही है। पानी बंद है, वहाँ पे बिजली मिल नहीं रही है। हाँ, एक घटना ज़रूर हुई नजफ़ में जिसका आपने अभी वर्णन किया कि वहाँ पे एक सुसाइड मिशन था, एक में 5 अमेरिकी सैनिकों की हत्या हुई है। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है बगदाद का बिल्कुल इन्हीं ने क्रिपल कर दिया है। वहाँ पे लोग आपस में टेलीफोन पे भी बात नहीं कर पा रहे हैं। और बाकी नासिरिया और दूसरी जगहों से रिपोर्ट आ रही है, मोसुल से, नासिरिया से, नजफ, करबला, तिरकित से, सब जगह पे लड़ाइयाँ चल रही हैं उसी तरीके से। इन्हीं ने अभी कोई मेजर एडवांसेस नहीं किए। 10वें दिन की सबसे बड़ी खबर यह है कि पहले रूस को अमेरिका ने कहा कि आप हथियार आपने दिए हैं और जैमिंग डिवाइसेस दी हैं। आज उन्होंने सीरिया को कहा कि नाइट गॉगल विजन्स आप दे रहे हैं, सामान असला दे रहे हैं। इस लड़ाई में अमेरिका को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ रही है कि इराक के साथ पूरी अरब वर्ल्ड जुड़ती हुई दिख रही है और ये जो अंदर हथियार और असला आ रहा है ये आता रहेगा, पहले भी आया है और इसका कोई तरीका नहीं है कि इसको अमेरिका कंट्रोल कर सके। नहीं तो आप तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं ना, तो अगर आप वही किस प्ली के आधार पे कहेंगे, वही मैं कह रहा हूं। तो अगर अमेरिका किसी आदमी को लॉजिकली विरोध करना चाहता है तो आपके पास तो कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है। नहीं, वही मैं वॉर चीज कह रहा हूं। लड़ने का। तो जब आप बिना किसी लोकस स्टैंडाई की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप रूस को और सीरिया को और तुर्की को या किसी भी देश को कैसे कह सकते हैं वही कि साहब आपने वो दिया। वही मैं कह रहा हूं कि जो अमेरिका कह रहा है, अब सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि दुनिया में अमेरिका की आवाज नहीं सुनी जाएगी, नहीं सुनी जा रही है। उसकी रेलेवेंस वर्ल्ड कम्युनिटी में घटती जा रही है अपने एक्शंस के कारण। एक दूसरा, कल एक इंटरव्यू आया था डॉयश वेल से और उसमें अमेरिकन कमांडर ने बहुत क्लियरली कहा कि मेरे पास 2 दिन का रसद है, 3 दिन का एम्युनिशन है, 6 दिन से मेरे ट्रुप सोए नहीं है। तो उनका क्या होगा, वो लड़ाई कैसे लड़ेंगे बगदाद की, जब भी बगदाद की लड़ाई हो। तो एक बहुत डीमोरलाइज फोर्सेस दिख रहे हैं जो इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। चौथी बात यह है कि आज इराक के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा है और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आ रही थी, पहली बात तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो वो कमांड कंट्रोल पर जो क्लेम कर रहे हैं अमेरिकन 3-4 बार, वो कमांड कंट्रोल बहुत इंटैक्ट है। और उसने ये कहा है वह बहुत क्लियरली कि ये जो 480 किलोमीटर की सप्लाई लाइन है ये हमारी कंट्री को इन्वेड कर रहे हैं। ये सांप की लाइन है और इस सांप को हम टुकड़े टुकड़े पर जगह जगह पर काटेंगे, ये इराक इंफॉर्मेशन ने कहा है। इराक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का इस समय हौसला बहुत बुलंद है, तो कहना कि कमांड कंट्रोल कट गया है अमेरिकन का, यह एक गलत फहमी है। जी भरत, हम लोग लौट करके आते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे और इराक पर अमेरिकी हमले के 10वें दिन का विश्लेषण करेंगे।
कुछ अखबारों की मदद से और कुछ अपने मेहमानों की मदद से एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र सह प्रायोजक MDH मसाले। असली मसाले से MDH और बिरला यामाहा लिमिटेड, the nation's largest provider of power solutions. The most advanced genset is also the most eco-friendly genset. पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन बताते हैं, दाल, चावल या मीट पकाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। बर्नर्स की नियमित रूप से सफाई करें। गैस बचाएं। प्राण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव। कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की। जो भी बनाओ ऊपर से डालो थोड़ा सा चंकी चाट मसाला। वो छोले बल्ले बल्ले की बैंगन भाजा, MDH चंकी चाट मसाला, दुगने मजे वाला MDH। Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the House of PP Jewelers. चाहे गगन चूमती हो ऊंचाइयां, चाहे भरनी हो गहराइयां, देश का आधार निर्माण और उन्नति, क्योंकि साथ है कामधेनु सरिया TMT, संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी। ये मेरे रास्ते, ये मेरी मंजिलें, जुदा है मेरे कदम, जिंदगी एक दौड़ है, मेरी मंजिलें कुछ और है। आजाद की बाजी खेल जाए, आजाद की बाजी खेल जाए। रिलैक्सो चप्पल, कुछ भी झेल जाए। अब और भी कई रंगों और डिजाइनों में। Blaze Flash, an affordable, dedicated and reliable courier service. Blaze Flash Couriers. It's like appointing your own delivery boy. Blaze Flash Courier. Rex. Rex Remedies Private Limited, Delhi. A trusted name in the world of Unani and Ayurvedic medicine. Quality with commitment. प्रकृति के नजदीक, आपके करीब, आयुर हर्बल कलेक्शन, स्वदेशी अपनाएं। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इराक पर अमेरिकी हमले का 10वां दिन, इस बात पर चर्चा हो रही है, लेकिन घटना चक्र में जो फोकस आज हम करने जा रहे हैं, जिस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि भारत और इस युद्ध का क्या संबंध है, इस युद्ध से भारत कितना प्रभावित होगा और भारत की क्या रणनीति होगी। इस पूरी दुनिया में जो एक नई कूटनीति का नया आयाम निकल करके आया है, उसमें भारत कहां खड़ा होगा। लेकिन बातचीत शुरू करने से पहले अखबारों की नज़र से हम देखते हैं इराक का ये युद्ध। अगर अखबारों पर नज़र डालें तो उसके बाद हम लोग मेहमानों पर चलेंगे। एक शिफ्टिंग वॉर फोर्सेस US टू चेंज गियर्स, क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर की खबर है। सुसाइड बॉम्बर किल्स 5 अमेरिकन्स नियर नजफ, USA टुडे। सुसाइड बॉम्बर किल्स 5 अमेरिकन, द वॉल स्ट्रीट जर्नल।
Vehicle loaded with explosive detonates near Najaf, Baghdad hit by renewed air strikes. Washington Post. 5 U.S. soldiers killed in Iraq suicide bombing. The New York Times. A bad remake of Vietnam. Newsweek. देखें ब्रिटेन के न्यूज़पेपर देखें. गार्जियन ने लिखा है सुसाइड बॉम्ब एट नजफ checkpoint, 6-day pause in advance, 50 killed in Baghdad strike. The Times. A Iraqi suicide bomber killed 5 U.S. soldiers. Daily Mail. Suicide bomber has killed 5 American soldiers. Lead from Gulf newspapers. Khalij Times. A suicide bomber killed 5 Americans. Daily Star. 75,000 march in Tripoli against assault on Iraq. Jordan Times. 55 killed in allied raid on a Baghdad market. Kuwait Times. Kuwaitis eager to see ouster of Iraqi regime. Gulf Daily News. Bahrainis back from Baghdad. ये खबर है आज के अखबारों की. One comment only on these newspapers. What they have reported. बहरीनी इज बैक, यानी कि बहरीनी वापस आ गए हैं बगदाद से. जी हाँ, एक कमेंट इस पर ये है, सिर्फ आप एक ही मांग रहे हैं. ये सब बड़ी टैक्टिकल न्यूज होती है. जैसे आज कोई हादसा कहीं हो गया, वहां ये हो गया, उसको आपने लीड स्टोरी बना दिया. आप तो जानते ही हैं जर्नलिज्म में क्या होता है. जी. आपको जब बड़ी पिक्चर देखेंगे तो बड़ी पिक्चर का इन चीजों से कोई मतलब नहीं है. ये है इसके ऊपर मेरा कमेंट इन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में. नहीं, बट डोंट यू थिंक द ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स एंड द अमेरिकन एंड द गल्फ न्यूज़पेपर्स आर ऑल टुगेदर थ्री डिफरेंट इन देयर प्रेजेंटिंग देयर लीड? एब्सोल्युटली. इनफैक्ट जो दूसरी बड़ी बात हुई है पिछले 2 दिनों में, जिस पे थोड़ा सा आप गौर करें, वो ये हुआ है कि मीडिया वॉर शुरू हो गई है. और वो बेसिकली ये हुआ है कि CNN एक वर्जन दे रहा है अपना, और CNN के ऑलरेडी जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो फॉर्मेशन के साथ हैं, पर जहां तक उनके कमांड, मान लीजिए सेंट्रल कमांड की जो ब्रीफिंग हो रही है, उसमें तो उनको जो बताया जा रहा है वो वही बताएंगे आगे जाके. BBC को घबराहट इस समय ये हो रही है, आप देखिए कि इतनी डिसइंफॉर्मेशन आ रही है कि उनको लग रहा है कि हमारी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है. इराकी टेलीविजन इज डूइंग वेरी वेल, वो अपनी स्टोरी दे रहे हैं. इस सारी चीज के ऊपर सबसे बड़ी बात क्या हो गई है कि अरब टेलीविजन भी आ गया है. अरब टेलीविजन, और एक और वो दुबई से एक स्टेशन है, वो क्या कर रहा है, दे आर शोइंग द ब्रूटैलिटीज ऑफ वॉर एंड दे आर कॉलिंग इट द ह्यूमन फेस ऑफ वॉर. यू सी, सो ये एक बहुत बड़ी मीडिया वॉर शुरू हो गई है, और इसका इंपैक्ट हो रहा है रीजन के ऊपर, अरब वर्ल्ड में हो रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रहा है. सो ये एक बड़ा इशू है. कमर, आज की जो हेडलाइंस है अमेरिकन एंड ब्रिटिश पेपर्स की काफ़ी मिलती जुलती है. इन्होंने ज़्यादातर जो हाईलाइट किया है वो किया है सुसाइड बॉम्बिंग को. हाँ. अगर दूसरी तरफ आप जब अरब न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखते हैं, खासतौर से गल्फ की जिनका आपने वर्णन किया है इसमें, उसके अंदर उन्हीं ने उसको हाईलाइट किया है जहाँ पे डेथ्स हुई हैं, डिस्ट्रक्शन हुआ है, या इराकियों की लाइफ गई है, या दूसरी उनकी प्रॉपर्टी को जो लॉस हुआ है उसका वर्णन किया है. तो ये दोनों अलग अलग इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस में गियर कर रहे हैं. सबसे बड़ी बात अमेरिकन हेडलाइंस में, बाकी का तो जो रोज चल रहा है, वो ये है कि बुश साहब अब 3 फ्रंट्स पे फाइट कर रहे हैं. एक इराक, जो वो कर ही रहे हैं. दूसरा, उनको अमेरिकन प्रेस ने आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है और क्लियरली वो न्यूज बतानी शुरू कर दी है. तीसरा, वहां के अवाम की जो प्रोटेस्ट चल, तो ये 3 फ्रंट्स पर फाइट कर रहे हैं. और जब अमेरिकन मीडिया प्रोटेस्टर्स के साथ मिलता जा रहा है और क्वेश्चन करने लगा है अमेरिका को, अमेरिका की लीडरशिप को, तो उसके अंजाम बहुत अच्छे नहीं होंगे बुश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. तो हुआ बेसिक ये हो रहा है अब सिर्फ निचोड़ में, एक सेंटेंस में, कि सद्दाम ने तो होश उड़ा दिए उनके, और अमेरिकन मीडिया और अवाम ने उनकी नींद उड़ाई हुई है. जी बिल्कुल ठीक कहा. लेकिन प्रवीण कुछ कमेंट चाह रहे थे. ए बैड रीमेक ऑफ वियतनाम न्यूज वीक का शुरू में, तो आई फोकस्ड कि पहले 10 दिन की बात करें. नाउ यू कैन कंप्लीट. अब आप बात पूरी कर सकते हैं अपनी न्यूज वीक की कवर स्टोरी पे. जी देखिए, ऐसा है कि बहुत ब्रीफ के अंदर जी वियतनाम कुछ और चीज थी. यहाँ पे सारी लड़ाई हो रही है, एक एनक्लोज्ड एरिया है जिसको हम कैपिटल सिटी बगदाद कहते हैं. ज्यादा से ज्यादा बगदाद में क्या हो सकता है, जैसे हमें बताया गया है, अंडरग्राउंड बंकर्स बहुत है, पर वो एरिया इतना ही लिमिटेड है. तो ना सद्दाम हुसैन उसामा बिन लादेन की तरह भाग सकता है कहीं पर, अफगानिस्तान है नहीं, हो सकता है वो हो ही ना वहां.
नहीं, ये थोड़ा मुश्किल लगता है, ये मुश्किल लगता है, पर इन एनी केस जैसे हमने एक बार पहले भी जिक्र किया था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है इस कैंपेन के लिए एनी लॉन्गर। इंपॉर्टेंट है कि इराकी रजीम को चेंज करना है, कैपिटल सिटी पे कब्जा करना है। तो मेरे हिसाब से जो बड़ी पिक्चर को अगर आप देख के चले तो एक दो सरप्राइजेस हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे तो थोड़ा सा आई वुड हेजिटेट टू अग्री विद भरत साहब on this key. Why hesitate? You can totally disagree with him. No, you see that the people are not behind Bush or they are now getting estranged. I mean, in fact, what I read in the newspapers, I clearly find the American perspective is that they say that our boys are there even if they disagree with Bush, because their boys are fighting there, so they will back the war, they will back the boys. अच्छा, दूसरी बात देखिए, इसमें ये वियतनाम क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए। देखिए, रम्सफेल्ड साहब ने अभी परसों कांग्रेशियल हियरिंग के अंदर ही हैज हिमसेल्फ सेड कि ही एक्सपेक्ट्स द वॉर टू लास्ट 30 डेज, 4 हफ्ते और। नहीं, उन्होंने तो जो सरकारी कागज बनाया है उसमें 70 डेज मार्क्ड है। नहीं, 70 डेज जो मैंने पढ़ा था वो 30 डेज का था। नहीं, जो कांग्रेस को जो डॉक्यूमेंट इन्होंने वार डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, दैट इज ए 70 डेज वॉर, अपर लिमिट। 70 दिन में ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, ये उनके सरकारी कागज कहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी हम सिर्फ दूसरे हफ्ते में गए और ये लड़ाई तकरीबन 6 हफ्ते तक चलेगी, इससे ज्यादा नहीं चल पाएगी। मैं थोड़ा सा इनसे डिफरेंस ओपिनियन रखता हूँ। मैं ये समझता हूँ ये लड़ाई जो शुरू हुई है इसका अंत होना बहुत मुश्किल काम है। अमेरिका ने शुरू तो कर दी है, इसका अंत उसके हाथ में नहीं है। लड़ाई जिस दिन से ख़त्म होगी उसके अगले दिन सद्दाम हुसैन की रिजीम ज़रूर चली जाएगी। उनके पास, अमेरिका के पास जो वेपन सिस्टम है और जो सबसे दुनिया की सबसे स्ट्रांग आर्मी है, वो ये कर सकते हैं ज़रूर, लेकिन काफ़ी डेथ एंड डिस्ट्रक्शन के बाद। आप पोस्ट वॉर की बात नहीं, बीच की बात, तो वो ये पॉसिबल है कि सद्दाम हुसैन चले जाएं, वो चले जाएं, लेकिन वहाँ की जनता और वहाँ के लोग जो हैं वो ऑक्यूपेशन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेशनलिज्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, डीप रूटेड है। अगर आप अखबार की खबरें देखें, मुसलसल लोग वहाँ पे इन्हीं ने जॉर्डन बॉर्डर पे बहुत बड़े कैंप्स लगाए थे कि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिफ्यूजीज आएंगे, वहाँ सेटल होंगे। वो कैंप खाली पड़े हैं। वो कैंप खाली पड़े हुए हैं और उसके बरक्स क्या हो रहा है, कई 100 लोग जॉर्डन से वापस इराक की तरफ आ रहे हैं और ये कह रहे हैं हम लोग वापस जा रहे हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे। अभी जो डिफरेंसेस उनके जो भी थे पहले रजीम से और जनता के, बहुत अच्छे रिलेशन नहीं थे, बहुत से लोग उनके खिलाफ थे, कुर्दिश भी खिलाफ थे और इधर साउथ में शिया खिलाफ थे, लेकिन जब से जंग शुरू हुए ये डिफरेंसेस उनके आपस में ख़त्म हो गए हैं। और उसके बाद उन्हीं ने साफ कह दिया है, लीडर्स ने, जो अंडरग्राउंड लीडर्स हैं, जो ईरान में शिया लीडर्स ईरान में या दूसरी जगह हैं, उन्हीं ने साफ कह दिया है कि जंग ख़त्म होते ही हम लोग अपराइजिंग फौरन शुरू कर देंगे। मैं बात कर रहा हूँ बैड रीमेक ऑफ वियतनाम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और न्यूज़वीक भी मेरे हिसाब से सही कह रही है। कल 9वां दिन था, यस्टरडे, और मैं टेलीविजन मॉनिटर कर रहा था, CNN। 9वें दिन डोनाल्ड रम्सफील्ड ने यह कहा कि हम न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे इराक के ऊपर। 5 मिनट के बाद वो खबर पैनल हेडलाइन से गायब हो गई। 10 मिनट के बाद वो खबर रीमेक में आई कि अमेरिका, डोनाल्ड रम्सफील्ड का नाम हट गया वहां से, अमेरिका न्यूक्लियर वेपन्स इराक के ऊपर इस्तेमाल कर सकता है। एक वो कह रहे हैं हम करेंगे, वो दूसरा कह रहा है 10 मिनट के बाद, क्योंकि किसी को पता चला कि ये क्या कह गए हैं। और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इराक से उसके बाद 5 मिनट के बाद आई और उन्होंने कहा रम्सफील्ड हैज गॉन मैड, कि वो न्यूक्लियर वेपन्स हमारे ऊपर इस्तेमाल करना चाहता है। तो अगर उस आंकड़े को देखें कि 9वें दिन अगर उनका सेक्रेटरी रम्सफील्ड इतना हताश हो गया है तो उनकी ट्रूप्स की क्या हालत है। और ये अपने आप में एक आंकड़ा है कि अगर आपको 9वें दिन में न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने के आपका दिमाग में आ रहा है तो हाउ डीमोरलाइज। एक बात और जानना चाहूंगा मैं ब्रेक के बाद कि लड़ाई जो है जॉर्ज बुश के निर्देशन में रणनीति में लड़ी जा रही है, रम्सफील्ड के या टॉमी फ्रैंक के? हु इज द बॉस? देयर इज अटर कंफ्यूजन। कौन बॉस है? कोई कंफ्यूजन नहीं है।
और इस मामले में ये नहीं समझ में आ रहा क्योंकि टॉमी फ्रैंक जिस तरह से बात करते हैं उसके जस्ट विपरीत रम्सफेल्ड बात करते हैं और उसके थोड़े से कंट्रेरी बात जॉर्ज बुश करते हैं। कुछ नई दिल्ली भी इस तरह बात और करती है कभी कभी हम लोग लौट करके आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है घटना@jntv.com। छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे और भारत और इस युद्ध के रिश्तों के बारे में बात करेंगे। घटना चक्र सह प्रायोजक MDH मसाले, असली मसाले से MDH और बिरला यामाहा लिमिटेड, the nation's largest provider of power solutions. The most advanced genset is also the most eco-friendly genset. मसाले से MDH प्राण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव, कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की। जहाँ जहाँ जाए शुभ लक्ष्मी वहाँ खुशियों से आए। हरी वर्षा धूप सच सच MDH प्राण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव, कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की। नए पाउच में बंद MDH मसाले जो सबके पसंद। MDH दाम वाजबी, क्वालिटी वही, एकदम सही। असली मसाले सच सच MDH। हल्दी मिर्च धनिया पाउच में। सलीना की अदाएं करें सबको दीवाना। My beauty is my hair। कैसे? क्या आप जानना चाहते हैं? बालों की सही देखभाल के लिए सही शैम्पू इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आंवला शिकाकाई साधारण बालों के लिए, कोकोनट रूखे बालों के लिए, रोजमेरी डैंड्रफ के लिए। अब तो आप भी जान गए ना? अयूर हर्बल शैम्पू। चाहे गगन चूमती हो ऊंचाइयां, चाहे भरनी हो गहराइयां, देश का आधार निर्माण और उन्नति, क्योंकि साथ है कामधेनु सरिया TMT, संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी। ये मेरे रास्ते, ये मेरी मंजिलें, जुदा है मेरे कदम, जिंदगी एक दौड़ है, आजाद की बाजी खेल जाए, आजाद की बाजी खेल। रिलैक्सो चप्पल, कुछ भी झेल जाए। अब और भी कई रंगों और डिजाइनों में। अपने घर वालों के लिए मैं तो सिर्फ बिरला इकोजेन जनरेटर पर ही भरोसा करती हूँ, क्योंकि इसमें फ्यूल टैंक इंजन के साइड में है, न कि ऊपर, जिससे फ्यूल का इंजन में गिरने का कोई खतरा नहीं, यानी 100% सेफ्टी। The most advanced genset is also the safest. Blaze Flash, an affordable, dedicated and reliable courier service. Blaze Flash Couriers. It's like appointing your own delivery boy. Blaze Flash Courier। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं इराक पर अमेरिकी हमले के बारे में। बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं प्रवीण साहनी जी, भरत वर्मा जी और कमर आगा साहब। हमारे पास 3 मेहमान हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग चलेंगे एक ईमेल की ओर जो कि हमारे पास द ग्लोबल पीस मिशन ऑफ इंडिया से आया है और जिन्होंने कहा है कि हम उनका संदेश पढ़ें। As we all are aware of the fact that damage and disaster causing due to the war between two nations, US and Iraq, we, the Global Peace Mission of India, a society registered under the Society Registration Act 1860, engaged in delivering the message of peace. Presently, we are on our wheels to deliver the message of peace to stop the war, maintain peace, brotherhood to both the countries in the state of Delhi throughout for the last 2 days and will be on our move for the next few days
and thereafter throughout India. It is being requested that if you feel it to be convenient to produce ourselves through media channel of yours, we will be highly obliged. साहब आपका संदेश हमने पढ़ दिया है. आप लगातार हमको संदेश भेजते रहें शांति के और इस युद्ध के बारे में अगर कोई जानकारी है. हमारा ईमेल है ghatna@jntv.com. हमारे बीच में भरत जी हैं, प्रवीण साहनी जी हैं और कमर आगा साहब हैं. हम लोग चलते हैं हिंदुस्तान की ओर. हिंदुस्तान और इराक युद्ध. नहीं, इसके ऊपर तो कुछ खास कहने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है. हमारा स्टैंड ये है कि हम कोई पोजीशन लेना ही नहीं चाहते हैं. उसका रीज़न बहुत सीधा है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स को हम अनॉय नहीं करना चाहते हैं हमारे अपने रीजंस के लिए. कश्मीर रीजन है, न्यूक्लियर वेपन्स का मुद्दा है इंडिया पाकिस्तान का, इसलिए हम यूएस को अनॉय नहीं करना चाहते हैं. तो हमने तो कोई पोजीशन ही नहीं ली है. नहीं, देखिए उसका एक फॉल आउट तो शुरू हुआ ना. कश्मीर में जो हत्याएं हुई उसके तुरंत बाद एक स्टेटमेंट आता है अमेरिका का कि वो अमेरिका कहता है हमको पाकिस्तान से बात करनी चाहिए. आप तो बिना बातचीत के युद्ध कर रहे हैं और आपको हमारे लोग मर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं बातचीत करना चाहिए. तो उस तरह का सिग्नलिंग तो शुरू हो रही है. ऐसा नहीं, आप अपने आप को इस तरह से आइसोलेट नहीं कर सकते जितनी आसानी से आपने कह दिया. देखिए मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि आप उसकी क्या अहमियत है. हम तो लड़ाई लड़ने गए थे पाकिस्तान के साथ और हमने लड़ी नहीं और हम वापस आ गए 10 महीने बैठकर. तो स्ट्रेटेजिक कारण आपसे बेहतर कोई नहीं जानता. नहीं, वो देखिए ना, आप मेरी बात सुनिए. अभी हुआ क्या है, अमेरिकन नहीं चाहते कि हम अपनी टेंशन हमारी बढ़ जाए, बिकॉज दे आर राइट नाउ इन्वॉल्व विद दिस वॉर ऑन इराक. और उसके बाद जैसे ये जनाब सही कह रहे थे, इसके पोस्ट वॉर इम्प्लीकेशंस बहुत हैं और वो जानते हैं कि उनको वो सब भी सॉर्ट आउट करने हैं. तो दे वुड नॉट लाइक दिस दिस फ्रंट टू सॉर्ट ऑफ गेट एक्टिव. तो इसलिए उन्होंने वो एक जॉइंट स्टेटमेंट वहां से इशू कर दी है कैंप डेविड से. जी, इंडिया का स्टैंड इराक के ऊपर दो उस भागों में बटा हुआ है. एक तो वो इंडिया यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है. इंडिया सपोर्ट करता है इराक का डिसआर्मामेंट होना चाहिए, लेकिन ये डिसआर्मामेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि पीसफुल मीन से हो, थ्रू यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस या वेपन इंस्पेक्टर जो यूएन के हैं वो जाएं, वो करें. और इंडिया साथ में ये भी चाहती है कि पीस इनिशिएटिव या डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है उनको चांस मिलना चाहिए. इंडिया ने शुरू से वॉर के खिलाफ बोला कि वॉर नहीं होनी चाहिए. रशिया और इंडिया का बयान ऑलमोस्ट सेम है. There is a very major development. हाँ, इंडिया ने जब वार की बात हुई थी, इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर ने भी उसके खिलाफ बोला कि वार नहीं होनी चाहिए, हमारे इराक से बहुत घनिष्ठ संबंध है. दूसरी चीज़ ये है, इंडिया और इराक के बहुत घनिष्ठ संबंध हैं. ये आज के संबंध नहीं है, बल्कि ये इस्लाम से अनादिकाल के हैं. अनादिकाल, इस्लाम आने से पहले से हैं. इस्लाम के पीरियड में बहुत डेवलप हुए और उसके बाद मॉडर्न इंडिया में बहुत. वहाँ पे भी नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं, यहाँ पे भी नेशनलिज्म बहुत डीप रूटेड है. नेशनल मूवमेंट में हम दोनों का बहुत. टर्की से आजाद होने के बाद जब इराक आजाद हुआ टर्की से, तो तब से इससे रिश्ते बने हुए हैं कि उनको तो तोड़ना बड़ा मुश्किल है. नहीं, उससे पहले यहाँ से बहुत आना जाना था, सब चीज़ था. गवर्न यहाँ से हो रहा था फॉर ब्रिटिश टाइम. तो रिश्ते बहुत डेवलप है. हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस उनसे बहुत घनिष्ठ हैं. इस वक्त, इस समय, जबकि उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा हुआ है इराक में, तकरीबन 200 इंडियन कंपनीज वहाँ पे ट्रेड कर रही हैं. ये कंपनीज, ज़्यादातर जो इसमें कंपनीज हैं, वो ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम के तहत वहाँ पे काम कर रही हैं. हमारा काफ़ी पैसा इराक को वापस करना है, हम थ्रू आउट सपोर्ट करते रहे. दूसरी चीज़ ये कि वहाँ के इराक के डेवलपमेंट में हिंदुस्तान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया था वॉर से पहले. वहाँ की सड़कें, वहाँ के ब्रिजेस, वहाँ की रेल लाइंस और उसके अलावा दूसरे सैकड़ों का हॉस्पिटल का बनाना, यू नेम एनीथिंग, कोई भी आप सेक्टर में नाम लीजिए, वहाँ पे इंडिया ने उसका रोल था. हिंदुस्तान नहीं चाहता कि कहीं ऐसा हो कि बाद में, जंग के बाद, उसके रिलेशन ख़राब हों या कुछ ऐसा हो. पोस्ट वॉर में भी हिंदुस्तान का प्लान है कि वहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन में अपने को इंगेज करना, जिसकी वजह से कुछ अपोजिशन पार्टीज़ ने इस रवैये को हिंदुस्तान के क्रिटिसाइज भी किया है कि साहब आपने क्लियर टर्म में कंडेम नहीं किया. आपको हिंदुस्तान के ऊपर एक ये भी क्रिटिसिज्म है बहुत ज़बरदस्त कि आपने कोई इंडिपेंडेंट पीस इनिशिएटिव, क्योंकि आप नॉन अलाइन के लीडर हैं, लीडर के हैसियत से आपको एक इंडिपेंडेंट पीस इनिशिएटिव लेना चाहिए था. हिंदुस्तान ने उस इनिशिएटिव को नहीं लिया. इसकी क्या वजह है? इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि एक डिवीज़न बहुत हो गया है पोस्ट कोल्ड वॉर में. नॉन अलाइन मूवमेंट में आपस में बहुत झगड़े हैं कुछ. अब दूसरी बात यह कि अरब देश खुद बहुत एक मुत्तहिदा स्टैंड नहीं ले पाए. एक तरफ तो अरब देश वॉर के ख़िलाफ़ बात करते हैं, फिर दूसरी तरफ अरब लोगों ने
वहीं पे ये सारी जंग आप जैसे देख रहे हैं, हम लोग रोज़ाना देखते हैं कि अरब ही ज़मीन से लड़ी जा रही है, चाहे वो जॉर्डन हो या कुवैत हो या दूसरे मुल्क हो, इन तमाम देशों से ये जंग लड़ी जाती है। हाँ, अगर अरब बहुत यूनाइटेड स्टैंड लेते और फर्मली अपोज करते तो इंडिया भी शायद कोई इनिशिएटिव ज़रूर लेता। सबसे पहली बात यह है कि इंडिया का स्टैंड, हमारे देश में कई बार एक टेंडेंसी होती है कि कोई सरकार अच्छा कोई काम करती ही नहीं, सभी सरासर ही नकारा होता है जो भी सरकार है, और इस सरकार और उस सरकार की मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप 26 जनवरी की तरफ जाएं, हमारे मेहमान ईरान के खतामी साहब थे, और ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक सिग्नल था दुनिया को कि वो एक्सिस ऑफ ईवल की आप जो बात कर रहे हैं उसमें हम नहीं मानते हैं। अगर नई दिल्ली गाली गलौज नहीं कर रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसका स्टैंड नहीं है। मेरे हिसाब से उसका बहुत क्लियर स्टैंड है, और वो इस यूथ के फेवर में नहीं है। और नहीं, आज तो प्रधानमंत्री का बयान भी आया है। और प्रधानमंत्री ने बहुत क्लियरली कहा है इस देश के कि मेरे से जॉर्ज बुश ने 3 बार सपोर्ट मांगा था एक्टिव, और मैंने मना कर दिया। ये कल या परसों का स्टेटमेंट है। सो टू से दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑलवेज रॉन्ग, I think there is something wrong with it. It is our government. It is doing something good. गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है, ये डिप्लोमेटिक रास्ता है और बहुत सही सलामत चल रहा है। दूसरी चीज, इंडिया का जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है उसमें वेस्ट एशिया बहुत बड़ा नेबरहुड है, और इसका इंपैक्ट लड़ाई का, और मेरे ख्याल से आप इंपैक्ट ही लेसन्स फॉर इंडिया टाइप सवाल आपने पूछा है। इस लड़ाई के बाद वेस्ट एशिया, जिसने हमें पाकिस्तान के खिलाफ कभी सपोर्ट नहीं किया एक्सेप्ट इराक, वो इस युद्ध के बाद वेस्ट एशिया इंडिया के बहुत क्लोज आने वाला है, और इंडिया का दबदबा वेस्ट एशिया में बढ़ेगा। इंडिया को इस लड़ाई से, अगर ये होती और नहीं होती, लेकिन इसके जो पॉलिटिकल ओवरटोन्स थे उसके कारण इस इलाके में बहुत फायदा होगा और बिजनेस इंडिया के लिए बहुत बढ़ेगा। तीसरी बात जो प्रवीण कह रहे हैं कि अमेरिका नहीं चाहता कि इस समय पाकिस्तान और इंडिया के टेंशन्स बढ़ें। अमेरिका क्या चाहता है नहीं चाहता है वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हम अमेरिका से डिक्टेट नहीं लेते हैं इस देश में। अगर अमेरिका $1 बिलियन की एड मुशर्रफ साहब को इसलिए दे रहा है कि उन्होंने हंसते हंसते बुश साहब को बोल दिया कि हाँ हम तो आपके साथ हैं, और आप $1 बिलियन फ्रंट अलाई में एक टेररिस्ट स्टेट को बना रहे हैं, तो वो हिंदुस्तान को कैसे मंजूर हो सकता है? वो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो जो अमेरिका स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इंडिया के साथ चाह रहा है, वो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इस युद्ध के कारण और इन पॉलिटिकल ओवरटोन्स के कारण मुझे नामुमकिन होती हुई दिख रही है। हालांकि अमेरिका को एशिया में इंडिया की सबसे ज्यादा जरूरत आने वाले दिनों पे पड़ेगी। देखिए, मेन बात यह है कि अभी जो डिस्कशन हो रही है, दोनों ने जो बातें कही हैं, ये सब एक स्पेकुलेशन है, ये एक असेसमेंट है इनकी। असलियत देखिए अब क्या है। असलियत ये है कि कैंप डेविड में एक मुद्दा ये था कि क्या यूएस पोस्ट वॉर के बाद यूएन की मदद लेगा रिकंस्ट्रक्शन के लिए कि नहीं लेगा। ब्लेयर साहब चाहते हैं कि यूएन को इन्वॉल्व किया जाए। अभी की डेट में यूएस इज नॉट वेरी कीन टू इन्वॉल्व यूएन। दैट मींस मैक्सिमम, और इसमें बहुत पैसा आएगा, बहुत कंस्ट्रक्शन का। $22 बिलियन तो ही है जी। इसमें यूएस अपनी कंपनीज को, ब्रिटिश कंपनीज को, और जो ये कह रहे हैं बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है कि हम यूएस को अनॉय ना करें। इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि हम भी साहब, हमें भी थोड़े सब कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। प्रोफेसर सानी साहब, चाहे हम अमेरिका को नाराज करें या नहीं करें, हम सस्ती लेबर देते हैं, हमारे पास सबसे बढ़िया इंटेलिजेंस है पूरी दुनिया में, हमसे बढ़िया कोई कारीगर नहीं है। आपकी बात तो अमेरिका और ब्रिटेन की तो हम मजबूरी है, तो इसलिए इनको हम चाहे खुश रखें या नाराज रखें, काम तो हमको मिलना ही मिलना है। आपको देखिए, आपको कोई मेजर तो ये नहीं मिलेगा। नहीं, ये लॉजिक जो है कि ये ठीक है, टेंडर ब्रिटेन की कंपनी को चले जाएगा डायरेक्ट, लेकिन लेबर आपके यहाँ से गई तो क्या हुआ? तो वैसे जा ही रही है। आपको कोई सब कॉन्ट्रैक्ट मेजर नहीं मिलने वाला है। जो लेबर में इंजीनियर भी जाएंगे, सॉफ्टवेयर भी जाएंगे। आप लेबर को वो मत बोलिए कि सिर्फ मेड सर्वेंट्स जाएंगी। एक दूसरा, 55 साल से अमेरिका हमारे साथ नहीं था, लेकिन ये देश ग्रो करता रहा अपनी ओन स्ट्रेंथ पर। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ रणनीति में कमजोरी है इस देश की, बट दिस देश
अपने आप में एक बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरने लगा है इस समय, और इंडियंस को अपनी शक्ति के ऊपर विश्वास नहीं है। वो बोल रहे हैं इस देश में बार बार, और एक मिनट लौट कर आते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे और भारत और इराक युद्ध से कुछ जो सवाल और जो गर्माहट है क्या है, और किस तरह से भारत को इस पूरे युद्ध की विभीषिका को झेलना चाहिए और या झेलेगा या क्या रुख बनाएगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र सह प्रायोजक MDH मसाले, असली मसाले से MDH और बिरला यामाहा लिमिटेड, the nation's largest provider of power solutions. The most advanced genset is also the most eco-friendly genset. Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन बताते हैं, दाल, चावल या मीट पकाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। बर्नर्स की नियमित रूप से सफाई करें। गैस बचाएं। चाहे गगन चूमती हो ऊंचाइयां, चाहे भरनी हो गहराइयां, देश का आधार निर्माण और उन्नति, क्योंकि साथ है कामधेनु सरिया TMT, संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी। ये मेरे रास्ते, ये मेरी मंजिलें, जुदा है मेरे कदम, जिंदगी एक दौड़ है, आजाद की बाजी खेल जाए, आजाद की बाजी खेल। रिलैक्सो चप्पल कुछ भी झेल जाए, अब और भी कई रंगों और डिजाइनों में। अब रिलैक्सो पेश करते हैं रिलैक्सो क्रिकेट धमाका। रिलैक्सो खरीदिए, स्क्रैच कीजिए और जीतिए ढेर सारे इनाम। जल्दी कीजिए, ऑफर केवल 31 मार्च 2003 तक। इस उम्र में भी मेरे सारे के सारे दांत सुरक्षित थे। मेरी तरह आप भी दांतों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो एनपीए दंत मंजन करना ना भूलें। मुझे पावर चाहिए, पोल्यूशन नहीं। तभी तो मैं लाई हूँ बिरला इकोजेन जनरेटर, जो है CPCB अप्रूव्ड। अब तो बिजली और पोल्यूशन दोनों अंडर कंट्रोल। The most advanced genset is also the most eco-friendly genset. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इराक पर अमेरिकी हमले की बातचीत हो रही है और बातचीत में भारत का नजरिया हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लगभग 5 या 7 मिनट इस नजरिए को जानेंगे। उसके बाद फिर युद्ध पे आएंगे कि युद्ध में कहाँ गलतियां हैं और क्या रणनीतिक चल रही है और युद्ध की परिणति क्या होगी। बातचीत में शामिल हैं भरत वर्मा जी, प्रवीण साहनी साहब और कमर आगा साहब। प्रवीण, मैं ये बात कह रहा था कि जो भारत के रिश्ते हैं, खासतौर से जो भरत जी कह रहे थे सेंट्रल एशिया में और पूरे फोकस में, कि हम लोग अमेरिका से डिक्टेट नहीं हो रहे हैं, लेकिन भारत को अगर अपना हित देखना है तो जो पूरे एशिया में संभावनाएं हैं आने वाले दिनों में रोजगार की, बिजनेस की, ऑयल की, क्योंकि एशिया इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट मार्केट फॉर द ऑयल रेस्पेक्टिव ऑफ द अरब, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो ये पूरा एरिया ऑयल फील्ड निकल कर, अमेरिकन की नजर यहाँ भी है। तो इसलिए वॉर का विरोध उस तरह से प्रबलता से नहीं कर रहे हैं, बड़े उसमें जाकर के यूएन की परिधि में कर रहे हैं
और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर के कर रहे हैं। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि कोई परसेप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। हाँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने मेरे से पूछा था कि आपकी पोजीशन क्या है। मैंने कहा हमारी कोई पोजीशन नहीं है इस लड़ाई के ऊपर। ये मैंने हमारी आपसे- पोजीशन है। सुनिए आप, हाँ। हमारी पोजीशन जो आप यूएन की बात कर रहे हैं, हाँ। वो कोई पोजीशन नहीं है, क्योंकि आज की डेट में बुश साहब कहते हैं कि पोस्ट वॉर के अंदर मैं यूएन को इन्वॉल्व ही नहीं करता। वी आर अ डेमोक्रेटिक No, let me now. You have asked me. Let me finish now. हाँ। See, basically मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पोजीशन आपकी गलत है कि सही है। अगर आप मेरे से पूछे तो ये पोजीशन सही है। This is the correct thing to do. उसके साथ मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इतने ज्यादा झुक चुके हैं over the years, especially after doing the nuclear test. You have become so much dependent on US that today you are in a very bad situation strategically. This is what I'm saying. The second thing जो आपने सवाल उठाया और जो यहाँ बात हो रही है सेंट्रल एशिया की, देखिए आप क्या हुआ है कि इस समय यूएस ट्रूप्स इस पूरे रीजन में आके फिजिकली बैठ गई हैं। आज की डेट में सबसे एक्टिव कमांड यूएस का सेंट्रल कमांड है, और मैं ये समझता हूं इसके कारण है कि पाकिस्तान की पोजीशन इस एरिया में अमेरिकन की परसेप्शन में ज्यादा जरूरी है बनिस्बत की इंडिया के। नहीं This is my देखो, thinking. वो तो हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए, बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान So को basically, पॉप अप किया ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। माय पॉप अप नहीं की बात नहीं है, स्ट्रेटेजिकली दे आर इंपॉर्टेंट। उतना वक्त नहीं है, सो वी कांट गो इन दोस डिटेल्स। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू से इज व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं ये समझता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी हमारी इस सरकार के आने के बाद स्ट्रेंथन नहीं हुई है, और उसका मेन कारण ये है कि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए यूएस के ऊपर, और इसलिए हम आज एक ऐसी पोजीशन में आ गए हैं कि हम चाहते हुए भी हम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। कमल साहब, इसमें इंडिया के टाइम नहीं है, ध्यान रखिएगा, मुझे फिर वापस युद्ध पे आना है। इनके इंडिया के रिलेशन कई चीज़ों पे बेस करते हैं। एक पूरे क्षेत्र में, इराक ही नहीं बल्कि जैसा आपने जिक्र किया सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया दोनों में। एक तो सबसे बड़ा ये है कि ये रीजन बहुत करीब है हिंदुस्तान से। दूसरी बात ये है कि हमारे ट्रेडिशनल, अगर पाकिस्तान नहीं हो तो हमारा तो मोटरेबल रूट है जी पूरे इलाके में। जी हाँ, बिल्कुल। ईरान जाके मिलता है। तो ट्रेड रिलेशंस हमारे बहुत पुराने हैं इनके साथ, और पिछले 20, 30, 40 साल में बहुत आज़ादी के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। दूसरी बात ये कि हमें इस क्षेत्र से हमारे पास तकरीबन 60% से भी ज़्यादा ऑयल हमारा यहाँ पे आता है। हम लोग जब हिंदुस्तान में जब देखा जाता है, अगर गवर्नमेंट वहाँ पे वीक होती है, डिपेंडेंट गवर्नमेंट बनती है वहाँ पे उस क्षेत्र में, तो हिंदुस्तान के हित में ये बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए कि वो अगर अमेरिकन वहाँ पे स्ट्रांग होता है, अमेरिकन हेजेमनी वहाँ पे इस्टेब्लिश होती है, तो हमको डील अमेरिका से करना पड़ेगा। इन 25-30 जो कंट्रीज हैं रीजन की, उनसे नहीं डील करना पड़ेगा। इसलिए बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा शुरू से, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही, इस पे काफ़ी कंसेंसस है दोनों पार्टीज़ में, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ में, कि जो भी गवर्नमेंट आती है वहाँ पे जो भी इंटरवेंशन होता है यहाँ पे, या फॉरेन इंटरवेंशन होता है या बाहर से होता है, हिंदुस्तान उसका हमेशा खिलाफत करता है, खिलाफ बोलता है। इस दफ़े भी इसी वजह से देखते हुए कर रहे हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे कई मिलियन इंडियन काम करते हैं। 3.5 लाख लोग हैं नहीं, 3.5 मिलियन, 3.8 मिलियन, 30 लाख के करीब, 37 लाख के करीब। उसके अलावा बिलियंस ऑफ डॉलर वहाँ से आता है, फिर तेल हमारा आता है। हमारी कंपनीज वहाँ पे कई हज़ार कंपनीज हैं जो इन देशों में काम कर रही हैं। हमें प्रॉब्लम हमेशा आई है कुछ कंट्रीज से इस रीजन में, जहाँ पे ट्रेड रिलेशन हमारे उनके अच्छे रहे, जैसे सऊदी अरेबिया के साथ था, यूएई के साथ हमारे ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छे रहे। पाकिस्तान को लेके हमारी इन दो कंट्रीज से प्रॉब्लम बराबर बनी रही है ये हमेशा, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज कोल्ड वॉर पीरियड में अगर आप देखें तो ये टोटली अमेरिका से अलाइन थी। उस वक्त पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, ब्रिटेन, ये एक एक्सिस थी, और हम लोग वेरज इराक और अल्जीरिया, इजिप्ट और दूसरी तमाम नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जो थी, जितनी वो एक्टिवली हम लोग को सपोर्ट कर रही थी। तीसरा ग्रुप कुछ ऐसा था इन कंट्रीज में जो बहुत दूर था, उसने अपोज तो नहीं किया हिंदुस्तान को, लेकिन जितनी सपोर्ट बढ़ के करनी चाहिए थी वो नहीं की। तो ये इस तरीके से ये 3 ग्रुप्स हैं जिसमें ये बटा हुआ है, और हमारा बहुत बड़ा इंटरेस्ट वहाँ पे इन्वॉल्व है। बी ब्रीफ। इस लड़ाई के बाद जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है वो इस समय कंफ्यूजन में है, डिसऑर्डर में है, वो रीऑर्डर में आने वाला है। उसमें एक पिलर जो निकलेगा यूरोपियन यूनियन का निकलेगा, लेड बाय फ्रैंको जर्मन। दूसरा नया पिलर जो है वो रशिया जिनको
रूस को लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था, वो वापस इंटरनेशनल प्ले में आ गया है और उसका दबदबा बनता जा रहा है। तीसरी और चौथी, चाइना और इंडिया। एक चाइना ऑलरेडी महाशक्ति है, इंडिया महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, तो ये नई शक्तियां और नया ऑर्डर होगा दुनिया का, और उसमें इंडिया का दबदबा बढ़ता रहेगा आगे वाले आने सालों में। प्रवीण, लास्ट सवाल, अभी हम क्योंकि प्रोग्राम खत्म करेंगे। इस लड़ाई में कई पेच नजर आ रहे हैं। लेट्स कम टू द बैटल ऑफ बगदाद। बैटल ऑफ बगदाद में ये लड़ाई तब तक नहीं हो सकती जब तक कि अमेरिका जो फौजें वहां लाइन पे लगी हुई हैं पूरे रूट पे 500 पे, उनके राशन पानी की व्यवस्था नहीं हो जाए। और जो अभी तक खबर आ रही है 2.5 दिन का या 3 दिन का राशन पानी बगदाद के चारों तरफ फौज पड़ी हुई है, वो है। या तो ये बसरा पे कब्जा कर रहे और सप्लाई लाइन चालू करें, नजफ को ठीक करें, नजफ के अंदर ठीक है बाहर के हिस्से में कब हुआ है, और बीच में सीरिया जो है उसके अंदर पूरा जो युद्ध चल रहा है उसको कंट्रोल करें, या फिर सीधे बगदाद पे जाकर के एयर ड्रॉपिंग करें फूड्स की और जो पीओएल है पूरा। हाउ डू यू सी हाउ दे विल कम ओवर दिस क्राइसिस? नहीं, मुझे तो पहली बात कोई क्राइसिस दिख नहीं रही है। ये मेन लड़ाई होनी है बैटल ऑफ बगदाद। बैटल ऑफ बगदाद कैसे लड़ा जाएगा वो एक दूसरी स्टोरी है। सवाल ये है कि प्रिपरेशन फॉर बैटल ऑफ बगदाद वो इस समय हो रहा है, और वो तकरीबन 5 से 10 दिन तक चलेगा। उस प्रिपरेशन के बाद क्या होगा, ये प्रॉब्लम जो सप्लाई लाइन की आप बोल रहे हैं, ये आप देखिएगा हफ्ते के अंदर ये खत्म हो जाएगी। वो जो इराकी आज जो है लगभग 12:30 बजे अमेरिकी रक्षा अधिकारी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जो है इस कार्रवाई को स्थायी रूप से रोकेंगे और 4 से 5 दिन लगेंगे। हम मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मैं भी वही कह रहा हूँ कि वो बेसिकली जो इराकी मिनिस्टर बोल रहे हैं कि वो सांप होगा उसको हम काटते जाएंगे, इसीलिए वहां पर एयर स्ट्रिप उनके पास कैपेबिलिटी है। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि अभी हम वो पीरियड देख रहे हैं जो कि 5 से लेके 10 दिन का है, विच इज द प्रिपरेशन फॉर बैटल ऑफ बगदाद। Battle of Baghdad is a different ball game. How much days you give to win the Battle of Baghdad? Tell me. Battle of Baghdad will take about 1 month, 4 weeks. मैं नहीं समझता कि ये जंग जल्दी खत्म होगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आ जाना बाहर की ताकतें वहां पे आएं और वहां पे लड़ें। अल-बद्र, सीरिया, ईरान के जो दूसरे लोग हैं उनकी रिपोर्ट आ रही है, और जैसे रशिया की रिपोर्ट भी है कि ये पीछे पर्दे से सपोर्ट जारी हो गई है। It's a very alarming situation for Americans. जी, ये इसका है। अल बद्र के लोग हमेशा से आते जाते रहे हैं वहाँ पे, आज पहली दफे नहीं आए। पहली दफे ये अक्यूज कर रहे हैं। अल बद्र पिछले 12 साल से ऑपरेट कर रही है, और इस पूरे 12 साल में अमेरिकन समय खत्म हो रहा है, क्योंकि आज की डेट में जो आज के दिन के हिसाब से हाउ मच डेज यू गिव टू फिनिश द विक्ट्री? भाई मैं मिलिट्री स्ट्रेटेजी के बारे में मैं नहीं जानता कितना टाइम लगेगा, मगर मैं ये जानता हूँ ये बहुत लंबी चलेगी। दैट इज एन अनप्रेडिक्टेबल थिंग। परिस्थिति यह है कि अमेरिका के अवाम ने बुश साहब की नींद उड़ा दी है, और सद्दाम हुसैन के फौजी जो रणनीति है उसने उनके होश उड़ा दिए। जी, धन्यवाद भारत, धन्यवाद कंवर साहब, और प्रवीण साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस युद्ध से उगते हुए कई सवाल जो कि हम लोग रोज पढ़ रहे हैं, और आप भी अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल है घटना@jntv.com। सवाल है, अमेरिका का इरादा मात्र क्या सद्दाम हुसैन का तख्ता पलटना है? अमेरिका का हमला क्या बस इराक पर रुक जाएगा, या उनकी तोपें अरब देशों की ओर रुख करेंगी? क्या अमेरिका तेल से तेल उत्पादक संघ यानी ओपेक का एकाधिकार खत्म कर देगा? माल आपका दाम हमारे, क्या अमेरिका ये नीति पूरी दुनिया पर लागू करेगा? इराकी युद्धबंदियों की क्या नीति होगी? अमेरिका युद्धबंदियों के लिए जेनेवा कन्वेंशन की बात कर रहा है। सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना युद्ध में कूदने के बाद क्या अमेरिका को किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि की बात करनी चाहिए? क्या उन्हें सद्दाम तख्ता पलट के बाद इराक के जनजीवन में रचने बसने देंगे, या वो युद्ध दंड के भागी होंगे? कुर्दिस्तान की स्वायत्ता का क्या होगा? कुर्दिस्तान अलग देश बना तो तुर्की का क्या होगा? अरब देशों के लिए तेल इस सदी में अभिशाप होगा या वरदान? इराक युद्ध के बाद अरब देश क्या अमेरिका के सामने दंडवत हो जाएंगे, या कोई नई रणनीति बनेगी? एक ध्रुवीय यूनिपोलर वर्ल्ड के अमेरिका के सपने की धमकी के सामने कितने देश नतमस्तक होंगे? इराक के बाद कर्नल गद्दाफी और फिदल कास्ट्रो के बारे में भी अमेरिका की क्या रणनीति होगी? इराक पर अमेरिकी कब्जे के बाद लोकशाही की चादर ओढ़े राजशाही परिवारों के अंकुशों में क्या बदलाव आएगा? संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद की स्वायत्ता और संप्रभुता का भविष्य क्या होगा? क्या अमेरिका के कहने से तमाम दुनिया में इराकी दूतावासों को बंद कर देना चाहिए? एक नया सवाल कल हमने जोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर अरब देश वास्तव में इस युद्ध के विरुद्ध हैं तो उन्हें अपना यूएस डॉलर कैश बेस को यूरो डॉलर कैश बेस में शिफ्ट कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए? क्या अरब देशों को लोकशाही के सोपान पर चढ़ना चाहिए या नहीं चढ़ना चाहिए? हम लोग कल फिर मिलेंगे, यानी कि सोमवार को
इराक पर अमेरिकी हमले के 12वें दिन पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, खुदा हाफिज।